नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय, अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। समय की चाल काफी तीव्र होती है। पलक झपकते ही घंटों से दिन, दिन से महीने, महीने से साल और साल से सदियां बीत जाती हैं। समय के साथ साथ चीजें धुंधली होती ही जाती है, पर नहीं कुछ धुंधलाता है, वो है हमारा गौरवशाली इतिहास। आज मैं ऐसे ही जगह के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो पूरे विश्व को इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर है नालंदा। नालंदा का अर्थ है नालन यानी कमल, दा मीन्स देना, यानी ज्ञान देने वाले स्थान को नालंदा नाम रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 1600 साल पुराना है। उस समय एशिया महादेश में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। ये 450 से 470 ईस्वी के बीच हुआ था और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की परंपरा दूसरे राजाओं के द्वारा भी चलता रहा। जैसे हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे 7वीं शताब्दी, देवपाल बंगाल के राजा थे 9वीं शताब्दी। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय शिक्षा और ज्ञान का क्या महत्व हुआ करता था। शासक कोई भी हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते थे। 10,000 विद्यार्थियों को राजाओं के द्वारा बिना किसी मूल्य के शिक्षा और आवास का प्रबंध कराया जाता था। यह इतनी बड़ी विश्वविद्यालय थी कि इसका क्षेत्र 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। ये जो हम नालंदा का खंडहर देखते हैं, वो मात्र 10% ही खुदाई हुई है। बाकी 90% पर शहर बस चुका है। 7वीं शताब्दी महान हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग और इत्सिंग, जो कि यहीं के विद्यार्थी रह चुके थे, उसकी डायरी मिली। उस डायरी के आधार पर नालंदा खंडहर की खुदाई की गई। पुरातत्व विभाग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1915 में इसकी खुदाई करवाई। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिले। पहला विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने का स्थान, और दूसरा पूजा का स्थान। का ये नक्शा बना हुआ है सर। तो एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को सर पाली भाषा में बिहार कहते हैं, और मंदिर को सर चैत्यास, और स्टूडेंट को सर मंक, मंक भिक्षु। हम लोग आकर सर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। ये सब सारे ध्यान करने की जगह देखा गया। इसके बाद चलेंगे बिहार, दिखलाएंगे सर कि दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ सर म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सब विद्यार्थियों की रहने के लिए रूम हो गया सर। ये 2 स्टोर रूम है। यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था, रिफ्लेक्स लाइट करता था। ये लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल, और ये कुआं। तो जैसा अपने पहला हॉस्टल देखेंगे सर, एक लाइन एक जैसा 11 ये हॉस्टल हो गया। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ दिखा जा रहा है, यहाँ तक इसका लास्ट खुदाई किया गया। विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश के लिए 4 मुख्य द्वार हुआ करते थे। सभी दरवाजों पर द्वारपाल हुआ करते थे। यहाँ के द्वारपाल भी इतने ज्ञानी हुआ करते थे कि बच्चों का इंटरव्यू सर्वप्रथम वही लिया करते थे। 100 में से 10% बच्चे ही एडमिशन के लिए पास किया करते थे। बाकी द्वार पंडितों द्वारा उन्हें वापस जाने के लिए बोल दिया जाता था। उस समय यहाँ के वाइस चांसलर थे नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वैशोमती, अंतरिक्षित, शांति देवा। 108 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी और मुख्य भाषा थी पाली।
यहाँ विद्यार्थियों का एडमिशन ज्ञान के आधार पर तो होता ही था, साथ ही साथ उनका आचरण भी देखा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 विशाल पुस्तकालय थी। पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नदती, तीसरा रत्न रंजन। इसमें करीब 90 लाख पुस्तकें थी और ये सारी पुस्तकें भोजपत्र या ताम्रपत्र पर हुआ करता था। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में निर्मित था। खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियां और ताम्रपत्र मिले। जितना अंग्रेज लोग यहाँ से ले जा सकते थे वो ले गए और जो बचे वो संग्रहालय में दर्शकों के लिए रखा गया है। जहाँ 90 लाख पुस्तकें थी वो समझो कि ज्ञान का भंडार ही था। कई सदियों से ये पुस्तकें लिखा जा रहा होगा, पढ़ा जा रहा होगा, उस पर रिसर्च हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने से लोग आते थे भारत की संस्कृति को समझने के लिए, ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो अपने देशों में जाते थे और ज्ञान और विज्ञान और भारत का प्रचार प्रसार करते थे। यह विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। यहाँ से अनेकों मठ मिले हैं। पूरा परिसर विशाल दीवारों से घिरा हुआ करता था। मुख्य द्वार पर भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियां हुआ करती थी। हर एक मठ में 1 से अधिक मंजिल हुआ करती थी। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी हुआ करती थी। दीपक, पुस्तक आदि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ में कुआं हुआ करता था, जो अभी भी वो कुआं पानी से भरा है। इनके अलावा 8 विशाल भवन, 10 से अधिक मंदिर, अनेकों प्रार्थना कक्ष, लिटरेचर हाउसेस, सुंदर बाग बगीचा, झूले और खेल के मैदान हुआ करते थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये स्टेज है, लेक्चर स्टेज, जहाँ प्रोफेसर विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। वो सामने की दीवारें वो हॉस्टल हुआ करता था, जहाँ एक कमरे में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हुआ करते थे और इस परिसर में विद्यार्थी बैठकर प्रोफेसर का लेक्चर सुना करते थे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे परिसर थे। ये जो पत्थर के ऊपर जो स्क्वायर स्लॉट है, इसमें पत्थरों का पिलर हुआ करता था। ये 3 मंजिला हुआ करता था प्रत्येक परिसर। इस स्थान पर 2 तरह की समाधियां पाई गई। जिस विद्यार्थी की मृत्यु हो जाया करती थी, उनकी मुखाग्नि के बाद उनके अवशेष को रखकर उसके ऊपर समाधि बनाई जाती थी। जो आप गोल स्थान देख रहे हैं वह समाधि है और जो चौकोर देख रहे हैं वो ध्यान लगाने का केंद्र। ये जो ऊंचे स्थान है, इस स्थान पर मंदिर हुआ करता था। इसके निर्माण में उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था। चूना, सुर्खी, बेल, उड़द दाल, गुड़, गंजरस मिट्टी, इनके मिश्रण को मिलाकर ईंटों की जुड़ाई की जाती थी और इमारतें बनाई जाती थी। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बात यह है कि 108 सब्जेक्ट्स में कला का भी पढ़ाई होता था। यह हमें बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि जब दुनिया में लोग खाने के लिए संघर्ष किया करते थे, तब हमारा भारतवर्ष दुनिया को ज्ञान और समृद्धि का मार्गदर्शन केंद्र बन के खड़ा था। और यह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था और इसलिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह बिल्कुल सत्य है। पर ना जाने वो कौन सा काल था जो पूरे सभ्यता को निकल गया और यहाँ की समृद्धि ही यहाँ का काल बन गया। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। जहाँ पर मुस्लिम शासक हमला किया और सनातन और बौद्ध संस्कृति को विनष्ट कर
और आग लगा दी। यहाँ के तीनों पुस्तकालय को भी जलाकर राख कर दिया गया। आग इतनी थी कि लगातार 6 महीने तक ये आग जलती रही। और वो यही नहीं रुका, इसके साथ साथ उसने हजारों विद्यार्थी को जिंदा जला दिया। लेकिन यहाँ के लिए आज भी एक दुर्भाग्य है, जिसने इस विश्वविद्यालय को बर्बाद किया उसके नाम पर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक शहर बसा है, और जिसने इसे बनाया उसके नाम पर कुछ भी नहीं। किसी के नाम पे हो जाए, बस उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। जो जला रहा है उसके नाम पे क्यों हो? सरकार नालंदा के विकास के लिए तो सक्रिय है ही, लेकिन वहाँ का स्टेशन नालंदा का नाम से अगर होता है तो इतिहास का पुनः जागरण हो जाएगा। नालंदा आज भी कहीं न कहीं हर भारतीयों में बसा है, एक विचार के रूप में, ज्ञान के रूप में और स्वाभिमान के रूप में।